बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है, आपको पता है कि आज हमारा पहला जो है वो मॉक पेपर था सीजे के हवाले से, जो हमारी तैयारी जिसके लिए मार्च के लास्ट पे पंजाब के अंदर पेपर्स होने हैं। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं पेपर के हवाले से, जो बहुत ज़रूरी हैं, और ये वो चीज़ें हैं कि जो बिल्कुल हम इग्नोर कर रहे होते हैं, बट इनमें से हर चीज़ इंतहाई ज़रूरी है पेपर के लिए। अभी आलमोस्ट 2 मंथ्स पड़े हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने आज करने वाले काम, मैंने आपको पहले भी बताया कि अपने लिए मार्कर, अपने लिए पेन, बॉल पॉइंट, पॉइंटर, कि जिससे आपका हाथ स्मूथली चले। ये जितने बॉल पेन हम नॉर्मल यूज़ करते हैं ना, ये पिकासो और इस किस्म के, ये बिल्कुल पेपर के लिए सूटेबल हरगिज़ नहीं है। ये बहुत हार्ड होते हैं। और आपका पेन ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे वो पीला पियानो, वो स्याही छोड़ने वाले पेन है, ना स्याही छोड़ने वाला हो ना, आल तो वो चलता स्मूथ है, लेकिन वो जो स्याही छोड़ता है उसमें पेपर पे क्या होता है, बहुत एक अजीब सा वो असर आता है। तो जो पेन 20-25 रुपये में, कुछ जेल पेन, जो जेल पेन शाइनिंग वाले नहीं, सिंपल वाला जेल पेन, जैसे भी मैं एक आध जेल पेन लेके आऊँ लेकिन ये बकवास है, इस किस्म की कोई भी चीज़। अभी मैं इससे पेपर चेक करते हुए भी इरिटेट हो रहा था। बस सिर्फ आपको समझाना है कि हर बंदे ने अपना हाथ देखना है, हर बंदे का राइटिंग स्टाइल, क्योंकि पेन डिपेंड करता है आप उसको पकड़ते हैं कहाँ से। अब अगर मैं यहाँ से पकड़ता हूँ ना, तो ये पेन मुझे बहुत इरिटेट करेगा, इसकी ये जगह क्या है, इसकी ये जगह ठीक नहीं है। जो बंदा यहाँ से पकड़ता है उसके लिए पेन क्या है, थोड़ा सा बेहतर है। पहली चीज़ ये है कि आप अपना, और ये राइटिंग स्टाइल ऐसी नहीं जो आप अभी चेंज करेंगे फ़ौरन चेंज हो जाएगा। ये आपके बचपन से आदत बनी हुई है, यहाँ से पेन पकड़ने की है तो यहीं से पकड़ेंगे, और अगर यहाँ से है तो फिर यहाँ से। और अगर आप, जिस बंदे की आदत पेन यहाँ से पकड़ने की है, वो अगर इस पेन के साथ लिखेगा तो बहुत जल्द उसका हाथ थक जाएगा और उसके हाथ पे उसको बार बार अपना हाथ रिलैक्स करना पड़ेगा। पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने लिए इस तरह की चीज़ों का टाइम निकालें। तो सबसे पहली चीज़, अपने लिए मार्कर, बॉल पॉइंट आज ही डिसाइड कर लें, उसके हवाले से पैकेट्स अपने पास लेके रख लें। इससे मैंने पहले भी बताया कि 20% एक बहुत बड़ा मार्जिन है आपके पेपर की राइटिंग पे, जो फ़र्क पड़ता है वो आपके पेन और बॉल पॉइंट से पड़ता है। पहली चीज़ होगी ये कि सबसे पहला स्टेप है अपने लिए चूज़ कर लें। आप क्या चूज़ कर लें? अपने लिए जो रिक्वायर्ड पेन है, मार्कर है, क्योंकि इसमें एक चीज़ जहन में रखें, मार्कर अलाउड है। जब मार्कर अलाउड है तो कट वाले मार्कर यूज़ नहीं करने, वो पेपर के ऊपर 2-2, 3-3 लाइंस ले जाते हैं। कट वाला मार्कर आपने नहीं यूज़ करना, एक सिंपल जो राउंड टिप मार्कर होता है वो यूज़ करना है। और बेहतर है कि ब्लैक एंड ब्लू के कम्बिनेशन में। बॉल पॉइंट हमेशा ब्लू यूज़ करना है, वो ब्लैक यूज़ नहीं करना। मार्कर आप ब्लू और ब्लैक दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि ब्लैक और ब्लू का कम्बिनेशन थोड़ा सा प्रोमिनेंट होता है, वो आप यूज़ करें। तो जितना पेपर चेक करने वाले के लिए आप आसानी पैदा करेंगे, पहली आसानी उसको क्या देनी है कि उसको पता चले कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसका कौन सा पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और क्वेश्चन आपका एंड। हाँ, ये नहीं करना, क्वेश्चन को एंड करना है, नीचे लाइन लगानी है, लफ्ज़ नीचे ना गिर जाए। और फिर उसके बाद उसमें क्या करना है, ऐसा कोई सूरज चांद सितारे, और अगर फिर कोई टाइम है तो फिर कोई ऐसा कर दे, और उसके बाद फिर ये तो आप लोगों के पास जब टाइम, ऐसा कोई भी काम पेपर में आपने नहीं करना। इस तरह की लाइंस क्वेश्चन के एंड होने पर ये बचपन में लगाई जाती थी, अभी नहीं लगानी आप लोगों ने। सेकंड चीज़ है जो इंस्ट्रक्शंस हैं। आज भी जैसे अक्सर लोगों को ये इशू आया, जो हमने टेस्ट दिया, इंस्ट्रक्शंस का ना पढ़ना। आल तो काफ़ी हद तक ये इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं कि आपके जितने जुडिशल एग्ज़ाम में, पर्टिकुलरली जो लॉ के पेपर होते हैं, उसमें नॉर्मली 5 ही पोर्शन होते हैं। हर पोर्शन में 2 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपने अटेम्प्ट कितना करना होता है, 1। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि पूरे पेपर के ओवरऑल कितने पार्ट कर दिए जाते हैं, 4, और किसी एक पार्ट से 2 क्वेश्चंस को कंपलसरी किया जाता है। सबसे पहला काम यह है कि आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ें कि वो आपसे मांग क्या रहा है। क्या वो हर पार्ट में से एक क्वेश्चन कंपलसरी कर रहा है, आपको कोई चॉइस कहीं पे दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर दे रहा है तो क्या उसमें कोई ऐसी
कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा रहा। और जो दूसरी गलती आज लोगों ने की कि मैंने क्वेश्चन किस तरह करके दिए थे, मैंने करके दिए थे पार्ट ए और पार्ट ए पार्ट बी का हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये दो सवाल है, जो सवाल आप करना चाहें कर लें और दूसरा सवाल बेशक आप ना करें। पार्ट ए पार्ट बी का मतलब यही होता है कि ये दोनों एक क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, एक क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। तो आपने क्या करना है, आपने वो पूरा क्वेश्चन उसका पार्ट ए पार्ट बी दोनों हल कर दें। लाजमी नहीं होता कि आप पेपर के अंदर जो सबसे बड़ा, अब अगला स्टेप, आपने पेन वगैरह तो पहले ले लिया अपने लिए, क्योंकि कार्डबोर्ड या उसका हार्डबोर्ड किस लिए नहीं कह रहा कि अक्सर अलाउ नहीं होता, वहाँ पे परमिशन नहीं होती लेकर जाने की। आपके पास आर्म चेयर होती हैं जिसके ऊपर आप रख के लिख सकते हैं। हाँ, अगर चेयर अनकंफर्टेबल है तो एग्जामिनर को पेपर शुरू होने से पहले एक्सक्यूज़ करें कि जी मेरी चेयर जो है वो आप रिप्लेस करें, क्योंकि अगर चेयर अनकंफर्टेबल होगी और अगर वो चेयर के अंदर कोई ना कोई आप बैठेंगे तो वो हिल रही होगी, तो आप कभी भी बेहतर तरीके से लिख नहीं सकते। तो ये इसमें कोई इशू नहीं होता, आप एग्जामिनर को रिक्वेस्ट कर दें कि जी मेरी चेयर चेंज कर दें, मैं इससे लिख नहीं सकता। अगर वो उसका जो राइटिंग आर्म है वो अच्छा नहीं है तो आप उसको कर लें। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद जो सबसे अहम चीज़ है, आपको जो पेपर जहाँ से इसने स्टार्ट होना है, यहाँ से एग्जामिनर ने अपना जहन बनाना है कि उसने आपके साथ किस तरह चलना है। कभी भी लाजम नहीं होता कि क्वेश्चन नंबर 1 को ये अटैम्प्ट करें। अगर आपको आखिरी क्वेश्चन बेहतर आता है, आखिरी क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। और जो क्वेश्चन पूरा आता है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका एक पार्ट आपको बेहतरीन आता है, एक पार्ट नहीं आता, ऐसा क्वेश्चन स्टार्ट में हरगिज़ लेकर ना आए। और स्टार्ट में कोशिश ये करनी है कि ऐसा सवाल जिसका मटेरियल आपको पता है कि थोड़ा कम है, क्योंकि वो सवाल की नोयत ऐसी है, फ्रेमिंग ऑफ इशू का क्वेश्चन है या कोई अगर ऑर्डर राइटिंग का है, जिसका आपको पता है कि अगर इससे ज़्यादा तो मैं ना लिख सकता हूँ ना लिखा जा सकता, और ये जवाब टू द पॉइंट है। उससे क्या होता है कि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए टाइम आखिर पे क्या हो जाता है, बच जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनके मटेरियल शॉर्ट हैं वो आपने पहले अटेम्प्ट करने, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन उसमें मौजूद है तो। अगर नहीं है तो जो मोस्ट सूटेबल क्वेश्चन, मोस्ट सूटेबल का यहां पर मतलब क्या है, वो क्वेश्चन जिसके कंप्लीट पार्ट्स आपको आते हैं और जिसके बारे में आप श्योर हैं कि आपको रेलेवेंट प्रोविजन भी आती है और कोई 1 से 2 केस लॉ भी आते हैं, और जिसका पर्टिकुलरली जो स्टार्ट का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो आपको बेहतरीन आता है। जो ग्रामर चेक करनी है ना हमने, वो सिर्फ कहाँ पर चेक करनी है, वो पहले क्वेश्चन के जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, इसको हर एग्जामिनर तफसील से पढ़ता है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ता है। इसलिए पढ़ता है कि वो एक जहन बनाता है कि मैंने इस बच्चे को किस कैटेगरी में रखना। यहाँ पर अगर आपने दुरुस्त इंग्लिश का इस्तेमाल किया है तो आल दो कहने को अफेक्ट नहीं है, लेकिन अफेक्ट क्या होगा कि वो अपने जहन में बिठा लेगा कि जो एक 5% तक एक इंग्लिश का मार्जिन था, मैं इस बंदे को क्या करूँगा, दूंगा। राइटिंग अच्छी है, आल दो मैटर नहीं करती, पर फिर भी मैटर करती है कि वो जहन बनाता है। ये वो चीज़ें होती हैं कि जिस तरह आप देखते हैं ना, केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी कि केमिस्ट्री में एक चीज़ हमने पढ़ी थी अमल अंगेज़, कि वो किसी भी प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेती बट अमल को थोड़ा सा क्या कर देती है, वो किसी भी प्रोसेस को तेज़ कर देती है। अच्छी राइटिंग, अच्छी अटेम्प्टिंग, अच्छी ग्रामर, कहने को इसका फ़र्क नहीं है बट बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जितना ज़्यादा एग्जामिनर का माइंड स्मूथ होगा, वो देखेगा, उसके लिए आसानियाँ होंगी और उसको पेपर अच्छा लगेगा, उसका उतना ही असर किस पे पड़ेगा, आपके पेपर के चेकिंग के ऊपर पड़ेगा। तो शुरू में जिसने गलत क्वेश्चन चूज़ किया, उसके ऊपर क्रास लग गया, तो वो चीज़ गलत है। तो सबसे पहले मोस्ट सूटेबल क्वेश्चन वो स्टार्ट करें। उसके बाद चौथा मेन पॉइंट जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी सिखाया था, टाइम डिवीजन। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल आपके पेपर में 5 क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर 1 को, एक जो आपकी आदत है वो क्या है कि कम से कम 1 से सवा घंटा, जब तक एग्जामिनर ये नहीं कहता कि जी हाफ द टाइम इज़ ओवर, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 1 को क्या करते हैं, लिखते हैं। और एक पेपर बनाने के एक बड़ा जनरल रूल है कि हर पेपर, आप जो भी पेपर उठाएंगे ना, एक क्वेश्चन इतना कॉमन और इतना लेंथी होता है कि जिसमें आप पूरी किताब भी लिख सकते हैं।
सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि आप बस उस पर लिखना शुरू करें और आधा टाइम इस पर आप क्या कर दें, ज़ाया कर दें। अगर आप एक जुडिशरी के सबको सिंपल सा रूल पता है, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान में जो एनुअल 100 नंबर वाले पेपर सिस्टम है उसका एक पक्का असूल है कि तीर मार के अगर किसी को हमने बेहतरीन नंबर देने हैं वो 60 है। इससे ऊपर नंबर आपने कभी जुडिशरी में किसी के नहीं देखे होंगे सिंगल पेपर के अंदर। 60, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा तो 65, और रूटीन वाला बंदा कितने नंबर पे आता है, 50। तो इसकी एवरेज है ही 50 से लेकर कितनी, 60। तो एक क्वेश्चन की जो मैक्सिमम एवरेज होती है वो होती है 12 से लेकर 14। अच्छे से इंतहाई अच्छे तक क्वेश्चन में कितना फर्क पड़ता है, सिर्फ 2। जिसने अच्छा लिखा है उसको 12 तक नंबर दिए जाते हैं, और जिसने बहुत ही अच्छा लिखा, बेहतरीन लिखा, उसको कितने नंबर दिए जाते हैं, 14। तो अच्छे से बहुत अच्छे की कोशिश में कितने नंबर का फर्क पड़ता है, 2 नंबर का। आपने अच्छे से बहुत अच्छे की कोशिश में गए, क्वेश्चन नंबर 1 14, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया, 14। यहां तक 2 घंटे क्या हो गए आपके, खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 आप आधे घंटे में रो धो के लिखेंगे, चलो 10 नंबर उसके भी आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या होगा, वो थोड़ा थोड़ा मुकम्मल होता होता पहुंच जाएगा, चलो जी फिर भी 8-10 नंबर। और 5वां आप क्या करेंगे, डेफिनेटली बहुत अच्छे के चक्कर में छोड़ के आ जाएंगे। तो ये 28 हो गया, 28 के बाद 38 और 46। अगर आप क्या करते, पहला क्वेश्चन भी अच्छा होता, दूसरा भी अच्छा होता, तीसरा भी अच्छा होता, चौथा, और इस तरह करते, तो क्या होता है कि आपके मार्क्स इससे क्या हो सकते थे, ज़्यादा हो सकते थे। क्यों, क्योंकि आपने हर क्वेश्चन, तो आप जितना टाइम इस 2 नंबर के लिए ज़ाया कर रहे हैं उसके बदले में आप उसी टाइम पर कितने नंबर ले सकते थे किसी और क्वेश्चन से, 10 मार्क्स तक ले सकते थे, जो आपने अपने आखिर पे क्या कर दिए, लूज कर दिए। टाइम डिवीजन का एक सिंपल फार्मूला मैंने आपको बता दिया, और वो सिंपलेस्ट फार्मूला ये है कि हमारे पास 180 मिनट्स होते हैं और 100 क्या होते हैं, मार्क्स। 10 मिनट्स हमारे किसके ज़ाया होते हैं, हमेशा पेपर को पढ़ने वगैरह के, तो बाकी कितने बच गए, 170। 170 का मतलब है 100 पे डिवाइड करें तो हर एक नंबर के लिए हमारे पास कितने हैं, 1.7 मिनट। तो इसको बेहतर बनाने के लिए जब हमने शुरू में कौन सा क्वेश्चन उठाया कि जिसका मटेरियल क्या था, इशू फ्रेम करने आपने, वो 20 मिनट में क्वेश्चन आपका हो जाएगा। जब आप 20 मिनट में इशू फ्रेम करते हैं तो मतलब आपके पास एक मार्जिन आया 15 नंबर का, एक ऐसे क्वेश्चन के लिए जो क्या है, लेंथी है। तो आपने कभी भी टाइम पहले क्वेश्चन को ज़्यादा देकर आखिरी का नुकसान नहीं करना, हाँ पहले से बचाकर आखिरी को आपने टाइम देना, ये बात जहन में रख लें। वो पहले से बचाकर कैसे, अक्सर लोग क्या करते हैं, लेंथी क्वेश्चन पहले करते हैं, शॉर्ट वाले आखिर के लिए बचा कर रखते हैं, और आखिर पे टाइम नहीं बचता, वो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, आपका ज़ाया हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि पहले जो कम मटेरियल वाला क्वेश्चन है वो पहले अटैम्प्ट करें, और दूसरे वाला किधर ले जाए, बाद में ले जाए। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि अक्सर लोग कहते हैं जी कितना लंबा क्वेश्चन, कितनी लेंथ, हर बंदे की क्वेश्चन की लेंथ उसके ऊपर डिपेंड करती है, ये कोई अलग फिगर नहीं होता। क्या मतलब, आपको पता चल गया जी एक नंबर 1.7 मिनट, मैंने आपको डेफिनेशन दे दी, कितने नंबर की, 2 नंबर की दी थी, मल्टीप्लाइड भी 2 करते हैं तो 3.4 मिनट्स, 3 से 3.5 मिनट की एक डेफिनेशन है। अपनी स्पीड आज आप निकाल लें, स्टॉप वॉच लगा कर रखें कि 3 से 3.5 मिनट में आप 2 लाइनें लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, या क्या लिखते हैं, 5। जितनी लाइंस आप लिखते हैं वो आपका आपके लिए निकल आएगा कि नहीं मेरी क्वेश्चन लेंथ इतनी मैंने करनी, इससे आगे क्वेश्चन लेंथ। आज डेफिनेशंस है 1.5 पेज पर डेफिनेशन। भाई 1.5 पेज की डेफिनेशन का कोई भी फ़ायदा नहीं है, टाइम ज़ाया हुआ, आगे वाली चीज़ें जो करने वाली थी वो रह गई, और जो पहली चीज़ है वो आप उसको बिला वजह। तो एक बात तो ये ध्यान रखें, और दूसरा जो मैंने 10 नंबर के लिए दिया तो वही मल्टीप्लाइड बाय 1.7, तो कितना मिनट टाइम हो गया, 17 मिनट। एक जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बना उसके लिए आपके पास टाइम कितना बना, ऑलमोस्ट 35 मिनट। इससे ज़्यादा आपने क्वेश्चन को टाइम नहीं देना। अगर आप इस मुताबिक चलेंगे तो आप सेम टाइम पर प्रॉपर पेपर को क्या कर लेंगे, एंड तक हल करके आ जाएंगे। अभी पिछले दिनों मेरे अपने भी पीएचडी के पेपर हो रहे थे, मैं हमेशा पेपर करने वालों में सबसे पहला था। 10 या 15 मिनट पहले मैं पेपर को क्या करता था, एग्जामिनर को दे के
वापस आ जाता था। और जब मैं निकल रहा होता था तब लोग शोर मचा रहे थे, जब 5 मिनट 10 मिनट सानू होर दे दो। कल रिज़ल्ट आया, मेरे सबसे ज़्यादा नंबर थे। उसका रीज़न क्या था कि मेरा हर क्वेश्चन एक रिक्वायर्ड लेंथ के ऊपर उतना ही था जितना उसने मांगा था। अगर उसने 5 नंबर के लिए कहा तो मैंने उसको उतना ही लिखा है, लेकिन उसने बाज़ औक़ात ऐसा किया कि 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत कॉमन दे दिया। जो लोगों ने क्या किया, वो सफ़े 2-2 शीटें लगाई हुई थी, मैंने किसी पेपर में शीट नहीं लगाई, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी उतना पूरा करके आ गया। और टीचर ने क्लास में खड़े होकर कहा कि मैंने ये चीज़ जब पूछी है तो मुझे इतनी ही चाहिए, मुझे उससे ज़्यादा। जब आपसे 2 नंबर की डेफिनेशन पूछी है तो आप उसको 2 नंबर की डेफिनेशन ही बताएं, आप उसको एक्स्ट्रा चीज़ें मत बताएं। ये तो होगी जनरल इंस्ट्रक्शंस। अब आए जी आज का पेपर। किताबें खोलें ताकि आज के पेपर को डिस्कस करें और ये मैं आपको बताऊं कि पेपर में क्या है। अब पेपर के अंदर जो एग्जामिनर, जो पर्टिकुलरली हमारा लाहौर हाई कोर्ट है, उसकी एक प्रैक्टिस अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो वो है डेफिनेशन क्लास में से डेफिनेशंस देना। आप देख लें पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस के 2 बार उसने क्या किया है, डेफिनेशंस दिए। कभी लिमिटेशन से डेफिनेशंस दे देता है, और अक्सर लोग पहले नंबर पर डेफिनेशन का क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि हमें देखने में क्या लग रहा होता है, आसान और शॉर्ट। जितने लोग आज डेफिनेशंस लिख कर लाए हैं, 1 या 2 के अलावा सब की डेफिनेशंस गलत हैं। क्योंकि जब आपसे डेफिनेशन किसी पर्टिकुलर लॉ के हवाले से मांगी गई है तो डेफिनेशन वही उसी अल्फाज लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद नहीं हो सकता, तो कंसेप्ट जो है वो क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 खोले जनाब आज का, ईजमेंट। पहला हमारा जो था वो किसके हवाले से था, लिमिटेशन के हवाले से था। पहला पोर्शन हमारा है लिमिटेशन एक्ट का, और लिमिटेशन एक्ट में जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो क्या था, ईजमेंट। और जब लिखा हुआ है कि जो ईजमेंट को आपने डिफाइन करना है, तो मतलब अजान आज इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा जनाब, तो डेफिनेशन जो स्टैट्यूटरी वर्डिंग है उसके साथ जितनी ज़्यादा मैचिंग, लफ्ज़ ब लफ्ज़ अगर नहीं भी हो सकती। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज का आप उठाएं, लिमिटेशन एक्ट उठाएं, जो अक्सर लोगों ने डेफिनेशन लिखी है ना, उसमें जिक्र किस चीज़ का किया, 20 ईयर्स का किया। वो दर हकीकत कहाँ पर है, वो तो आगे सेक्शन में जाकर लिखा हुआ है। तो सेक्शन का तो पूछा नहीं, जब आपसे डेफिनेशन का पूछा तो यहाँ पर जो ईजमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2 बयान कर रहा है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ईजमेंट इंक्लूड्स अ राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। तो अब जब तक ये फिक्रा आप इसके स्टार्ट में नहीं लिखेंगे तब तक ये आपका, आल दो आगे वही चीज़ है कि ये राइट किस चीज़ का है, एयर का, वाटर का या पैसेज का, जो एक शख्स यूज़ करता है ऑन द लैंड ऑफ अदर विदाउट एनी इंटरप्शन। लेकिन उसमें पहली चीज़ ये है कि अगर मैं किसी की ज़मीन से रास्ता यूज़ कर रहा हूँ उसकी इजाज़त के साथ, और वो मुझे इजाज़त के ज़रिए से या मुझे लाइसेंस देता है, मुझे परमिट करता है, मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि यार मैं तेरी ज़मीन से ये रास्ता इस्तेमाल करूँगा, तो चाहे मैं 50 साल भी करूँ, मैं राइट ऑफ ईजमेंट क्लेम, उसकी पहला असेंशियल पहला ईजमेंट का राइट, उसका मामला है यही कि एक ऐसी जगह कि जो आप किसी की परमिशन के बगैर या परमिशन ख़त्म होने के बाद यूज़ करें, और वो बंदा 20 साल तक आपको उस चीज़ से रोके ना, इंटरप्ट ना करे, तब आपका हक़ आसाइश बन जाता है। तो जब तक आप ये नहीं लिखेंगे कि इंक्लूड्स अ राइट नॉट राइजिंग फ्राम कॉन्ट्रैक्ट, बाकी आपने लिखा बाय विच वन पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिमूव एंड एप्रोप्रिएट फॉर हिज ओन प्रॉफिट एनी पार्ट ऑफ द सॉइल बिलोंगिंग टू एन अदर। असल चीज़ क्या है कि ईजमेंट का राइट आपका किसी और शख्स की ज़मीन पर, अगर ये लफ्ज़ भूल जाते हैं तो अगर आप ये भी लिखते कि इट इज़ द राइट ऑफ वन पर्सन ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन अदर पर्सन which is not the result of the contract if someone uses the property of other without interruption, तो ये बात इसकी हो जाती। कंसेप्ट ये होना चाहिए। अब जितने लोगों ने लिखा वो कौन सा लिख कर लाए, वो सब लोग लिख कर लाए जो सेक्शन 26 में है। कहाँ पे है सेक्शन 26? क्या कहता था जनाब, सब लोगों ने इसका लिखा सेक्शन 26 का, और सेक्शन 26 ने ये लिखा हुआ था कि ईजमेंट क्या है, वेयर द एक्सेस आर यूज ऑफ लाइट एंड एयर टू and for any building have been peaceably enjoyed therewith as easement as of right without interruption and for 20 years। तो सब लोगों ने ये लिखा, बट डेफिनेशन एक्चुअल क्या थी,
जो डेफिनेशन क्लास की होती है। तो अब अगर आप सब लोग पेपर अपना खुद जिसने लिखा है उसके जहन में होगा क्या किसी ने अगर ये चीज़ लिखी है तो दुरुस्त, अगर नहीं लिखा तो बाकी जो भी लिखा जुडिशरी में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सेकंड डेफिनेशन कौन सी थी जनाब? सेकंड डेफिनेशन थी हमारी एक्नॉलेजमेंट। अब एक्नॉलेजमेंट क्या, मुझे ये बताएं, ये डिफाइन हुआ डेफिनेशन क्लास में? नहीं हुआ। अब सेक्शन 19 में चले जाए तो सेक्शन 19 की जो मेन बातें थी वो ये थी कि एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग होनी चाहिए, बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ टाइम होनी चाहिए, डेटेड होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए, और अगर उसके ऊपर डेट नहीं लिखी तो ओरल एविडेंस से डेट उसकी फाइनलाइज की जाएगी। जिसने ये बात लिखी दुरुस्त, अगर नहीं लिखा तो बाकी एक्नॉलेजमेंट के हवाले से आप लिखते रहें कि इम्पोर्टेड कंसेप्ट है, कंडोनेशन ऑफ डिले है, ये वो चीज़ें यहाँ पर नहीं चाहिए। हाँ, असल बात लिख के फिर थोड़ा सा आपके पास अगर मार्जिन है टाइम के लिहाज से तो आप थोड़ा सा उसको क्या कर लें, फर्दर इलेबोरेट कर लें। और अगर कभी आपको कोई केस ला ऐसा जो इसके हवाले से याद है तो बेशक आप उसका हवाला वहाँ पर दे दें। तीसरी डेफिनेशन थी जनाब ट्रस्टी। अब सबको पता है कि जनाब ट्रस्टी कौन होता है? एक ऐसा शख्स होता है जो किसी ट्रस्ट का इंतज़ाम चलाता है, लेकिन यहाँ पर ये डेफिनेशन रिक्वायर्ड नहीं थी। यहाँ पर अगर किसी ने ये लफ्ज़ लिखा, कौन सा लफ्ज़ लिखा कि ट्रस्टी डज नॉट इंक्लूड अ बेनामेदार, अ मॉर्गेजी remaining in possession after the mortgage has been satisfied or a wrongdoer in possession without title। ये है लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक ट्रस्टी की डेफिनेशन। सब ने लिखा कि ट्रस्टी वो होता है जो किसी की प्रॉपर्टी को ट्रस्ट के तौर पे एडमिनिस्टर करता है, और वो ये होता, कुछ भी नहीं होता। ट्रस्टी की डेफिनेशन सिर्फ ये सही है कि यही मेन रीज़न पिछले 2 सालों से उसने जितनी बार दिया डेफिनेशन क्लास दी और किसी को भी नंबर नहीं दिए। रीज़न आज भी मैं भी अगर आपको कहते हैं, मैं पेपर से पढ़ के बताता हूँ, मैक्सिमम लोगों ने डेफिनेशन जनरल होती नहीं है। डेफिनेशन चाहे क्वेश्चन के अंदर लिखें, चाहे सिंगल डेफिनेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके लिखें, डेफिनेशन या किसी ज्यूरिस्ट की होती है, या लॉ की होती है, या डिक्शनरी की होती है। आपके अपने अल्फाज कभी भी, क्योंकि एक इंसान, हमारी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद रखें, बट कंसेप्ट क्या होना चाहिए? अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि बेनामेदार भी नहीं है, मॉर्गेजी इन पोजेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मॉर्गेज वो भी नहीं है, और जो रॉन्ग डूअर है वो भी इसमें फॉल नहीं करता। तो जब तक ये नहीं लिखेंगे ये सवाल ठीक नहीं होगा। तीसरे नंबर पे लीगल डिसेबिलिटी। अब मुझे ये बताएं, क्या ये लीगल डिसेबिलिटी का कंसेप्ट क्या डेफिनेशन क्लास में है? नहीं। तो एज पर सेक्शन 6 आप स्टार्ट ही कहाँ से करेंगे? दिस या लीगल कंसेप्ट जो डिसेबिलिटी का कंसेप्ट है वो सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है, या एज पर सेक्शन 6। 3 पर्सन कौन कौन से? माइनर, इडियट और इनसेन। ये 3 लोग हैं जो ये राइट क्लेम कर सकते हैं। और अगली बात क्या लिखनी थी कि ये कब होगा? कि जब डिसेबिलिटी ख़त्म होगी तो उसका टाइम आगे क्या हो जाएगा? स्टार्ट। अगर डिसेबिलिटी कंटिन्यू होगी तो जब अगर एक से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ हैं तो जब तक सारी डिसेबिलिटी ख़त्म नहीं होगी टाइम स्टार्ट। यहाँ पर ये चीज़ होगी। और फर्दर इसमें क्या था? इफेक्ट ऑफ फ्रॉड। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड के साथ कौन सा सेक्शन डील करता है जनाब? सेक्शन 18 डील करता है। उसमें जो बातें लिखी थी कि फ्रॉड है क्या, फ्रॉड आप 2 तरीके लिखे हुए थे कि जनाब आप किसी से राइट टू सू छुपा लेते हैं, या कोई डिफेक्टिव टाइटल का उसमें मामला हो गया, डॉक्यूमेंट जो है वो अदर पार्टी की पोजेशन, और उसमें लिखा कि इस सूरत में कब आपका ख़त्म होगा टाइम, और दूसरी सूरत में टाइम क्या होगा, कब ख़त्म होगा। ये इसका दुरुस्त जवाब था। अगर कोई लिखता तो फिर ये क्वेश्चन उसका हल होता, अदरवाइज ये क्वेश्चन हल नहीं। रेलेवेंट केस लॉ अगर कहीं पर आपके पास आए तो आप उसका हवाला दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सब लोगों ने तकरीबन, अभी तक मैंने 11 पेपर चेक किया, सब ने टोटल गलत अटेम्प्ट किया है। उसकी रीज़न सिंगल इसमें लफ्ज़ थे जो अगर आप गौर से देखते, ये हाँ भी थी, इसमें ना भी थी। आपने हर पॉइंट को अलग डिटरमिन करना था हाँ और ना के साथ, और आखिर पे जाके क्या करना था, इसका आपने जवाब देना था। वैसे ये जो क्वेश्चन है मैंने एक इंडियन वेबसाइट से लिया था, वहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे ही वहाँ पे प्लेस था, थोड़ा सा मैंने उसको चेंज किया कि लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग एंड अपील एक्सपायर्ड ऑन 1/1/2013। अब ये है प्रोपोजिशन या
डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। सबसे बड़ा हमारे सामने सवाल ही यही है कि सर पेपर में इस क्वेश्चन को हल कैसे करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आप पेपर के लिए लिखें जनाब कि ये आपका है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 1 और उसका पार्ट कौन सा हो गया, पार्ट आपका हो गया बी। और करना क्या चाहते हैं, आपका लिमिटेशन का जो पीरियड है बेसिकली कंडोनेशन ऑफ डिले के हवाले से है। ठीक है, आप कर दें कि कंडोनेशन ऑफ डिलेस की हेडिंग बना दें, ना बनाए तो पार्ट बी कर दें और पार्ट बी करके ये लिख लें कि पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन। ये जो हेडिंग है ना ये हर क्वेश्चन के साथ डिफर होती है, लेकिन जनरली जो प्रोपोजिशन होता है हम हर प्रोपोजिशन में पहले क्वेश्चन से पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालेंगे और हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ विद रेलेवेंट प्रोविजन, और एट द एंड ऑफ द पेपर हम उसमें क्या करेंगे, हाँ या ना में उसका जवाब दे देंगे। अच्छा जी, पहला पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है कि यहां पर वो कह रहा है कि जो लिमिटेशन पीरियड, लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट 1/1/2013, लास्ट डेट ऑफ लिमिटेशन पीरियड कर लें या लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर्स ऑन भी कर सकते हैं, पीरियड एक्सपायर्स ऑन। पहला पॉइंट तो ये आपने उसको बता दिया कि जनाब ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा वो कहता है अहमद फाइल्ड द अपील ऑन 3/12/2013, 3/12/2013। ठीक हो गया, अपील वाज फाइल्ड या फाइलिंग ऑफ अपील बाय अहमद कर दे, फाइलिंग ऑफ अपील बाय, फाइलिंग ऑफ अपील बाय अहमद। अच्छा जनाब, और बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्लीडिंग कंडोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 5, और वो कर क्या रहा है, उसने क्या किया है, कंडोनेशन ऑफ डिले, क्लेमिंग ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन कौन सा है, 5। अच्छा, उसने रीजन क्या लिखा है कि जी 28/12 से 4/4, 28/12/2012, 28/12/2012 से कहाँ तक, 4/4/2013 तक उसको क्या हुआ जी, हार्ट अटैक हुआ। ये उसको हार्ट अटैक हुआ और वो क्या था, एडमिटेड इन हॉस्पिटल था। और कौन सा रीज़न दिया है जनाब, 7/4 से 10/10/2013, 7/4 से 2013 से 10/10/2013 कहाँ चला गया वो, आउट ऑफ पाकिस्तान चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ही वॉज आउट ऑफ पाकिस्तान ऑन एन अर्जेंट बिजनेस मैटर एंड फ्राम 12/10/2013 टू 1/12/2013, 12/10/2013, 1/12/2013 ही वॉज बोनाफाइडली लिटिगेटिंग अपील इन अ रॉन्ग कोर्ट। ये उसने क्या किया, रॉन्ग कोर्ट में उसने क्या किया जनाब, अपील फाइल कर दी। अब बताएं कि यहाँ पर ये सारा मामला आपका ये उसको कंडोनेशन ऑफ डिले मिल सकता है या नहीं। पहला पॉइंट इसमें जनाब, सबसे पहले आपने उसको ये बताना है, पहले पॉइंट को डिस्कस करते हुए कि फ़ाइल क्या करना है। उसने एक और आखिर पे भी लिखा, उसने कहा कि जी बात ये है कि ये तो अपील की सूरत है, अगर सेम कंडीशन होती और उसने सूट फाइल करना होता तो फिर क्या होता। अब हम पहले नंबर पे डिस्कस करते हैं अपील को, कि लिमिटेशन पीरियड फॉर अपील, अपील का लिमिटेशन पीरियड कितना होता है किसी को पता है, 30 डेज। लिमिटेशन पीरियड अपील क्या है, 30 डेज। अब इस प्रोपोजिशन की इस डेट को आप यहां पर पहले डिस्कस करें कि जी लास्ट डेट जो थी उसकी 1/1/2013 थी
और क्योंकि वो 3/12/2010 डिले है ऑलमोस्ट 12 मंथ्स का, 3/12/2013, 1 से 3/12 डिले। आप बताएं कि जनाब उसका जो डिले है वो है ऑलमोस्ट कितना, 12 मंथ्स। तो सेक्शन 3 जो है एप्लीकेबल किसके ऊपर है, अपील्स के ऊपर, सूट्स के ऊपर, एप्लीकेशंस के ऊपर। और जनरल रूल सेट इन सेक्शन 3 कहता है कि द कोर्ट शैल डिसमिस द टाइम बार्ड अपील और एप्लीकेशंस। तो जनरल रूल ये, अब यहां पर आपने क्या डिस्कस कर दिया, 30 डेज के साथ आपने डिस्कस कर दिया इसी पॉइंट के अंदर, अलग हेडिंग नहीं देनी। जनरल रूल भी डिस्कस कर दिया, उसके बाद सेक्शन क्या डिस्कस कर दिया, 3 भी डिस्कस कर दिया कि जनाब कोर्ट ला। और अगर केस ला किसी को याद है, नहीं याद तो लफ्ज लिख दें कि अगर डिफेंडेंट कोई भी अगर उस मामले में प्ली रेज ना भी करे तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट कि वो टाइम बार्ड एप्लीकेशन को क्या करे, अपील को क्या करे, डिसमिस कर दे। फिर फर्दर आए कि इसी पॉइंट को पहले डिस्कस करें, ठीक है। कंडोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 5। अब सबसे पहली बात तो आप ये लिखें, जो एक जजमेंट 2011 वाली मैंने आपको बताई थी, MLT 485 पेज है, कौन सी वाली थी, जनरल, जिसमें कहा गया था कि जनाब ये जो लिमिटेशन है, टेक्निकलिटी है, इसको उस जस्टिस के रास्ते में रुकावट नहीं होना चाहिए और फ्रीली कोर्ट को अपनी पावर जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए डिले को कंडोन करते वक्त। तो ऑल दो सेक्शन 5 इन द लाइट ऑफ द जजमेंट्स ऑफ द एपेक्स कोर्ट क्लियरली कहता है कि कोर्ट सफिशेंट काज की बुनियाद पर डिले को कंडोन कर सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मौजूदा सूरत हाल हमारे लिए सफिशेंट काज है या नहीं है। इसी के नीचे अगली हेडिंग बनाएं, यहां पर ये क्लियर कर लें, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 5 ऑन अपील्स एंड सूट्स। अब आप उसको दूसरी बात ये बताएं कि एज इन द एंड ऑफ द क्वेश्चन सेम सर्कमस्टांसेस के बारे में पूछा गया है कि सूट पर अप्लाई होते हैं कि नहीं होते। तो बिकॉज सेक्शन 5 हैज नो एप्लीकेबिलिटी ऑन द सूट्स, तो सूट की सूरत में कोई भी ऐसा रिलीफ सेक्शन 5 में आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि सूट के लिए अलग सेक्शंस है कि जिसके तहत रिलीफ क्लेम किया जा सकता है। ये ग्राउंड्स सूट के लिए सेक्शन 5 में फॉल नहीं करते। तो इस पॉइंट का जवाब तो आपने पहले दे दिया कि ये चीज़ सूट पर तो एप्लीकेबल नहीं है। अब आप आए कि प्लीज रेज्ड बाय द कौन सा एप्लीकांट, और आपको पता है कि उसको डे बाय डे क्या करना है, बताना है। अब उसका जो एक्चुअल टाइम, उसको हार्ट अटैक कब हो रहा है, 28/12/2012 को, और उसका टाइम कब एक्सपायर हो रहा है, 1/1/2013। अब आप इसको इलेबोरेट करें। अब देखें, कभी इसका सिंपल, अगर आपने वैसे इसका और बेहतरीन तरीका देखना है ना, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप कोई भी ऐसी जजमेंट, एक बार सिर्फ इस क्वेश्चन को लिखने के लिए सिखा रहा हूँ, एक ऐसी जजमेंट जिसमें कोर्ट ने क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन डिसाइड की हो, उसके अल्फाज, उसका तरीकाकार निकालेंगे। कोर्ट एक एक डेट लिख कर एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो हमने भी यहां पर क्या करना है, एक एक डेट और एक एक पॉइंट, उसको हमने एक्सप्लेन करना है। जब हम एक एक डेट और एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, तो एक एक डेट, एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हमने सबसे पहली बात उसको क्या बतानी है, इसको इलेबोरेट करते हुए कि जी यहाँ पर जो सिचुएशन दी गई कि लास्ट डेट है 1/1/2013 और वो बंदा क्या है, उसको हार्ट अटैक कब आया, 28/12/2012। इट मीन्स के लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने में टोटल कितने दिन पड़े थे उसके, 3 दिन। टोटल कितने दिन थे, 3। तो जब टाइम स्टॉप होगा तो 3 दिन पर ही स्टॉप होगा, इससे ज़्यादा टाइम उसको किसी भी सूरत में नहीं दिया जा सकता। तो ऑल दो जो पहला पॉइंट है उसका कि जब उसको हार्ट अटैक होता है, कब होता है, 4/4/2013 को हार्ट अटैक हुआ है, 28 को हार्ट अटैक हुआ, 28/12 को उसको क्या हुआ, हार्ट अटैक हुआ, और रिकवर कब हुआ है वो, 4/4/2013 को। तो ये जो पीरियड है, दौरानी पीरियड, ये
एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा बल्कि क्या होगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा, उसको ये टाइम दिया जाएगा। तो फर्दर जो उसके 3 दिन हैं वो स्टार्ट कहाँ से होने थे, 4 से। 4, 5, 6, 6 उसका क्या बनता था, आखिरी डे, और वो कब निकल रहा है, 7। तो टाइम तो उसका ऑलरेडी एक्सपायर हो गया, 7 का रिलीफ वो ले सकता ही नहीं। अब गौर से अगर आप उसको एक्सटेंड करके कहते हैं नहीं जी वहाँ पर उसके कितने दिन रहते थे, 28 के हिसाब से अगर आप कहेंगे 28 को उसको हार्ट अटैक हुआ और 28 का दिन काउंट ना करें, वैसे 28 काउंट होता है, अगर काउंट ना करें तो 29, 30, 31 और यकम कौन सा दिन बनता है, चौथा। अगर आप उसको एक एक्सटेंड दिन देना चाहें तो फिर आप कौन सा दिन बनता था उसका आखिरी, 7। अगर 7 का उसका आखिरी दिन बनता था। अब गौर से खोले सेक्शन 13, आज जी सेक्शन 13 पे। अब ये फाइल करना चाहता है अपील, फाइल क्या करना चाहता है, अपील। अपील अब डिपेंड करता, मुझे ये बताएं कि अपील सिर्फ प्लेंटिफ फाइल करता है या डिफेंडेंट भी फाइल कर सकता है, दोनों करते हैं। जनरली डिफेंडेंट जिसके खिलाफ फैसला आया है, बट अगर प्लेंटिफ भी अग्रीब हो तो वो भी क्या कर सकते हैं। इस सिचुएशन में क्या ये बताया गया कि ही वाज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, नहीं बताया गया कि वो प्लेंटिफ था या डिफेंडेंट था, ये बात नहीं बताई गई। तो आपने उसको बताना है कि क्योंकि यहाँ पर 2 सिचुएशंस हैं, अगर तो वो है प्लेंटिफ अपीलांट तो सेक्शन 13 उसके ऊपर रिलीफ जो है आउट ऑफ द स्टेशन वाला वो अप्लाई कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो क्लियर कट। अब सेक्शन 13 खोलें जनाब, 13 की जब आप डिस्कशन खोलेंगे तो 13 कहता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ डिफेंडेंट्स एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान and certain other territories in computing the period of the prescribed for any suit, the time duration with the defendant has been absent। अब मुझे एक बात बताएं, सूट इधर क्या फाइल कर रहा है, वो अपील। जब इधर अपील फाइल कर रहा है और वहां पर सेक्शन 13 ने जो ये रिलीफ दिया हुआ है, ये तो सिर्फ आउट ऑफ पार्टी वाला। अगर डिफेंडेंट आउट ऑफ पाकिस्तान है तो प्लेंटिफ को सूट फाइल करने में टाइम क्या होगा, एक्सटेंड किया जाएगा। तो क्या सेक्शन 13 सब ने लिखा है जी, सेक्शन 13 में उसको क्या होगा, डिले मिलेगा। और भाई सेक्शन 13 का डिले इसको नहीं मिलता। अब जब आप यहां पर ये इलेबोरेट करें कि उसका पीरियड ऑफ एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान, अब यहां पे उसको अच्छे तरीके से इलेबोरेट करके अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, ये जो रिलीफ है डिफेंडेंट की एब्सेंस पर मिलेगा, प्लेंटिफ को मिलेगा वाइल इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, और ये अपील पर अप्लाई नहीं होता। जब अपील पर अप्लाई नहीं होता तो लिहाजा ये पॉइंट यहां पर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो उसके बाद आगे वो रॉन्ग कोर्ट, ये वो जब टाइम ख़त्म हो गया फिर आपने आल दो के साथ चलना है। आल दो के साथ चलें कि आल दो जो रॉन्ग कोर्ट के साथ सेक्शन 14 डील करता है कि अगर कोई बंदा बोनाफाइडली रॉन्ग कोर्ट में कोई मामला ऐसा करता रहे, लेकिन उसका क्या करता रहे, सेक्शन 14 खोले। इन कंप्यूटर द पीरियड ऑफ द लिमिटेशन प्रेस्क्राइब फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विच द प्लेंटिफ हैज बीन फॉर एनी सूट। अपील का जिक्र है कहीं पे इसमें, आगे है इन कंप्यूटिंग, किधर है जनाब, एप्लीकेशन, ठीक, शेल बी एक्सक्लूडेड हो गया। कोर्ट ऑफ द क्या हो गया जनाब, ड्यू एलिगेंस हो गया। Another civil proceeding wherein a court of first instance or in the court of appeal against the defendant shall be excluded where the proceeding is founded upon the same cause of action and is prosecuted in good faith in a court which from effect of the jurisdiction or other cause or a like nature is unable to entertain it। लेकिन ये टाइम स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, यहाँ से। तो इसलिए स्टार्ट कहाँ से करें, आल दो। आल दो जो आपका बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन ऑफ अपील और सूट इन द रॉन्ग कोर्ट, वो टाइम एक्सक्लूड होता है। लेकिन अपील में डे टू डे आपने उसको क्या करना होता है, बताना होता है कि एक हर दिन का क्या अहवाल था। तो जो ये वाला पीरियड है ये जस्टिफाइड नहीं है। तो एट द एंड जो आप इसको कंक्लूड करेंगे कि क्योंकि जो पीरियड ऑफ एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान है ये जस्टिफाई नहीं हो सकता, लिहाजा जो डिले है वो अपील में सेक्शन 5 में मैं इसको ग्रांट नहीं कर सकता। और अगर बात करें सूट की तो सूट में तो सेक्शन 5 अप्लाई होते, लेकिन थोड़ी सी जो अभी आपने कोशिश करनी है वो ये करनी है कि इसके जो अल्फाज हैं वो किसी जजमेंट के अल्फाज आपने लिखने हैं कि जिस तरह कोर्ट डिटरमिन करते हुए, क्योंकि आपने बताना है
कि आप जज बनने के काबिल हैं। ये एज अ स्टूडेंट पेपर अटेम्प्ट नहीं करना। यहां पर जो आपकी राय है, हर क्वेश्चन की राय वो एज अ जज होनी चाहिए। और वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देता ही इसलिए कि भैया आप जज बन के फैसला लिखें, आप जज बन के ये करें। वो आपको सिचुएशन दे रहा है कि आप जज बन के एडजुडिकेट करें। तो आप जज बनते हैं तो आप एक तरफ नहीं चलते, आप कहते हैं कि ये पॉइंट उसकी फेवर में गया, ये पॉइंट उसकी फेवर में नहीं गया, क्योंकि वो ये पीरियड ऐसा है कि जो उसको डे टू डे एक्सप्लेन वो नहीं कर पा रहा, लिहाजा फर्दर वो जो उसका रिलीफ बनता भी था तो वो उसको क्लेम नहीं कर सकता। तो इस सारे मामले के बाद आप इसको क्लोज ये करते कि जनाब ये अपील में तो वो रिलीफ नहीं ले सकता, इस अपील में रिलीफ इस सिचुएशन में वो नहीं ले सकता, और सूट पर तो ये चीज़ एप्लीकेबल। तो हर पॉइंट को जब तक आप इलेबोरेट नहीं करेंगे, और अगर नोट्स मैं इसके आपको बनाकर भी दे दूं, क्या पेपर में यही सवाल एज इट इज़ आएगा? पेपर में उसने देखना कि इसने लॉ पढ़ा है, क्या ये क्वेश्चन को क्या कर सकता है उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकता है या नहीं, और एक्सट्रैक्ट करके क्या ये जुडिशियल माइंड अप्लाई कर सकता है या नहीं। बस सिर्फ ये चीज़ है। और जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हो असल चीज़ क्या थी कि यहाँ से अपने दिन निकालने थे, दिन निकाल के यहाँ पे एडजस्ट करने थे। उसके बाद यहाँ पर 10-10 के बाद क्या है 12-10, एक दिन फिर दरमियान में लगाया ना उसने। इस 11 को अगर ये टाइम उसका 7 आखिरी था तो ये तो वैसे ही अप्लाई नहीं हुआ, दरमियान में फिर एक दिन का गैप, तो पीरियड उसका एक्सपायर हो चुका है। मजीद एक दिन का भी वो डिले आगे क्लेम नहीं कर सकता। तो ये इसका जवाब हुआ। अब अगले सवाल पे आ जाए जनाब। हेडिंग दे दें आप, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन की हेडिंग दे दें, पॉइंट नंबर 1 की हेडिंग दें आगे, कि पॉइंट नंबर 1 क्या है कि लिमिटेशन पीरियड फॉर अपील। आप उसको बताएं कि जनरल ये रूल है, यहाँ पर ये रूल अप्लाई होना है, ये उसकी एक्सेप्शन है। और प्रोपोजिशन का सिंगल डे आप जजमेंट, इसलिए मैंने कहता हूँ अगर आपने वाकई तैयारी करनी ना इस कम वक्त में जुडिशरी की, तो 8-10 फाइलें उठा लें, 8-10 दिन लगेंगे। उसमें से फ्रेम्ड इशू, जजमेंट्स, ऑर्डर्स बार बार पढ़ें, लफ्ज़ देखें। या जजमेंट जब आप पढ़ेंगे ना तो जजमेंट आपको यह सिखाएगी कि अदालत कोई भी चीज़ लिखती किस तरह है। तो जो राइटिंग पैटर्न ऑफ द जजमेंट है, आपका क्वेश्चन बेसिकली ये सारे जजमेंट वाले क्वेश्चन है। वो आपको पॉइंट दे रहा है कि जज करो जी, ये होता है नहीं होता, जज बन के बताओ। तो आपने इसको जजमेंट के तौर पर ही लिखना है कि जी जब हम दोनों आर्ग्यूमेंट्स को गॉन थ्रू करते हैं तो उसका ये जवाब बनता है और ये जवाब नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पर हर जज के सामने, मैं आपको कई बार बताया कि कितने व्यूज़ आते हैं 2, और उसमें दोनों में से क्या करना होता है, किसी एक व्यू के ऊपर अपनी फाइनल राय देनी होती है। जनाब आगे चलें, क्वेश्चन नंबर इसका जनाब पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस पे आप आ जाएं। अब यहाँ पर भी डेफिनेशन जो लिखी थी, मैक्सिमम लोग, मैं हैरान था कि जितने पेपर मेरे पास पड़े हैं, लैंड लॉर्ड की डेफिनेशन भी किसी ने सही नहीं लिखी। और वो सही ना लिखने की वजह क्या है? पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस वाला आप ओपन करें जनाब। अभी जब आप पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस को ओपन करेंगे, पहला है तो पगड़ी जी, पगड़ी था, फाइनल ऑर्डर था, लैंडलॉर्ड था, पगड़ी, फाइनल ऑर्डर, लैंडलॉर्ड था। उसके बाद प्रेमिसेस और टेनेंट, प्रेमिसेस और टेनेंट था। अगर हम बात करते हैं जनाब इसकी पगड़ी की, अगर पगड़ी की बात करें तो यहाँ पर क्या था कि पगड़ी इंक्लूड्स एनी अमाउंट। अब लोगों ने क्या लिखा अक्सर ने, इंक्लूड्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द लैंडलॉर्ड, तो ये तो गलत, टोटल गलत हो गया। उसमें आगे है कि एनी अमाउंट, फिर अगली बात है एट द टाइम ऑफ ग्रांट आर रिन्यूअल। कुछ लोगों ने लिखा है एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, तो भाई ग्रांट भी है और रिन्यूअल भी है। और उसके बाद क्या है, ऑफ टेनेंसी एक्सेप्ट एडवांस रेंट आर सिक्योरिटी। रेंट नहीं, एडवांस रेंट आर, किसी ने लिखा रेंट, किसी ने श्योरिटी लिखा, और श्योरिटी तो जमानत है, वो चीज़ ही और है। तो एडवांस रेंट आर सिक्योरिटी और अदर देन के साथ है। रिन्यूअल का लफ्ज़ जिसने लिखा उसने दूसरा लफ्ज़ खा गया, जिसने ग्रांट का लफ्ज़ लिखा उसने रिन्यूअल का लफ्ज़ नहीं लिखा। तो लफ्ज़ इसमें जो उसने चेक करने हैं वो 4 हैं कि अदर देन, और किस टाइम पे होता है, ग्रांट, रिन्यूअल और अदर देन द एडवांस रेंट आर सिक्योरिटी।
और उसके बाद क्या चीज़ है, इंक्लूड्स एनी अमाउंट है, रिसीव्ड बाई कौन है, लैंड लॉर्ड, रिसीव्ड बाई लैंड लॉर्ड। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या था, फाइनल ऑर्डर। फाइनल ऑर्डर में जो अल्फाज थे, मीन्स द फाइनल ऑर्डर पास बाई रेंट ट्रिब्यूनल, यहाँ तक तो ठीक था, अगली कहानी सब ने अपनी लिखती। इसमें पढ़ें तो कल्मिनेटिंग द प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग एन ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ पगड़ी, एडवांस रेंट, सिक्योरिटी, एरियर ऑफ रेंट, कंपनसेशन और कास्ट, बट शेल नॉट इंक्लूड एन ऑर्डर पास्ड इन एन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। तो जब तक आप उसमें सारी चीज़ों का हवाला नहीं देंगे, ये डेफिनेशन कभी भी आपकी ठीक डेफिनेशन वो सिर्फ इसलिए देता है कि आपका हाफजा कैसा है और आपने चीज़ें वैसे याद की हैं, या क्योंकि डेफिनेशन सिर्फ वो बंदा करता है जो पूरा लाभ पढ़ के जाता है, वो डेफिनेशन कर सकता है, हर बंदा डेफिनेशन नहीं करेगा। अच्छा, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को सब बंदों ने लिखा जी, हु ओन्स द लैंड, और इसमें एक लफ्ज़ छोटा सा गौर से पढ़ें, गौर से देखें, मीन्स द ओनर ऑफ द प्रेमिसेस तो हो गया, एंड इंक्लूड्स, कहता है एक ओनर तो है ही है, इससे हटकर वो है पर्सन फॉर द टाइम बीइंग एंटाइटल्ड और अथराइज्ड टू रिसीव रेंट, ओनर और वो बंदा, तो सब ने ओनर का ही लिखा, तो वो तो लैंड ओनर हो गया जो उसका ओनर, ओनर एंड अदर पर्सन। और उसके बाद जजमेंट हमने लिखी हुई थी, क्या कहती है कि उसका ओनर होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ क्या हो कि वो किसी और को रेंट पर वो चीज़ दे सके, वो आपका क्या होगा, लैंडलॉर्ड होगा। उसके बाद प्रेमिसेस की जगह सबने बिल्डिंग की तारीफ लिखी हुई थी। प्रेमिसेस में जो दो लफ्ज़ थे जो ज़रूरी थे वो कौन से थे, प्रेमिसेस में ये ज़रूरी था जनाब कि कोई भी जो आपकी चीज़ है, मीन्स अ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड नॉट बीइंग एन एग्रीकल्चरल, असल चीज़ थी नॉट बीइंग एंड एग्रीकल्चरल। और टेनेंट के अंदर यहाँ पर 3-4 हैं, सब लोगों ने एक ही है जो किराया देता हो, भाई किराया तो देता है, उसमें कंटिन्यूज इन ऑक्यूपेशन, लीगल हीयर्स और सब टेनेंट, अगर टेनेंसी में इजाज़त है तो ये सारे के सारे किस में फॉल करते हैं, टेनेंट में। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन इसका क्या था कि ड्राफ्ट इसका क्या था जी, टेनेंसी वंस क्रिएटेड कैन ओनली बी टर्मिनेटेड बाय रेवोकेशन बिफोर रजिस्ट्रार, इलेबोरेट द अफेक्ट्स ऑफ फर्दर एग्रीमेंट ऑन टेनेंसी एग्रीमेंट। सबसे पहले तो बताएं कि टेनेंसी एग्रीमेंट क्या है, फिर सेक्शन 5 को थोड़ा सा इलेबोरेट करें जो उसके कंटेंट्स बताता है, और उसके बाद आप बताएं कि जब टेनेंसी एक बार क्रिएट हो जाए तो ये रिवोक नहीं होगी। फिर फर्दर आप बताएं कि इफेक्ट ऑफ फर्दर एग्रीमेंट, यहाँ पर आप केस लॉ भी है और लॉ भी ये कहता है कि फर्दर एग्रीमेंट का टेनेंसी पर कोई भी फ़र्क। अब इधर लोग अविक्शन लिख रहे हैं, उसके जो है ना टेनेंट इस ग्राउंड पर जो है ना वो सीज हो जाएगी, रिवोक हो गई, ओ भाई वो टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी अलग चीज़ है। यहाँ पर वो कहता है कि आपकी जो टेनेंसी है वो कंटिन्यू है। इसकी मिसाल आप इस तरह इसको इलस्ट्रेट करते, आप इसको इलस्ट्रेट इस सवाल को इस तरह करते कि ए और बी एंटर हैं जनाब क्या इनटू आ टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ, उसकी मिसाल भी दे दे ऑन 1/1/2010। फर्दर क्या होता है जी, फर्दर जो बी है बिकम्स बोनाफाइड परचेजर हो गया। आप इसको बोनाफाइड परचेजर करें, ये बोनाफाइड परचेजर है और ये क्या करता है कि गेट्स द लैंड रजिस्टर्ड इनटू हिज नेम, ऑफिशियल एग्रीमेंट टू सेल से निकाल दें। यहां पे आप इसका हवाला देने से पहले कर देते, अगर एग्रीमेंट टू सेल का आप हवाला देते कि जनाब एग्रीमेंट टू सेल तो कोई राइट कन्फर वैसे ही नहीं करता, जजमेंट मौजूद है। अगर वो ओनर भी बन गया है तो इवन उसकी ओनरशिप, उसके नाम पर रजिस्ट्री, वो इस रेंट जो एग्रीमेंट है इसको रिवोक नहीं करती। तो अगर फर्दर बी क्या बनता है, परचेजर बन जाता है, और ए क्या करता है, ए जाके उसकी क्या लगा देता है, अविक्शन। और अविक्शन में आकर बी अगर ये क्लेम करता है कि जनाब मैं तो अब इसका क्या हूं, ओनर, तो गवर्नमेंट ये देखेगी कि क्या बी ने ओनर बनने के बाद एज पर रेंट प्रेमिसेस एक्ट रजिस्ट्रार को नोटिस दिया, क्या उसने कोई इस तरह का काम किया या नहीं, क्योंकि अब वो यहां पर टेनेंट तो खुद है, यहां पर जो टेनेंट है वो क्या बन गया है, ओनर। अगर अदर पर्सन खरीदता तो वो क्या करता, वो टेनेंट को भी नोटिस देता है। यहां पर तो टेनेंट वो क्या है, खुद है, तो उसने किसको नोटिफाई करना था, रजिस्ट्रार को, कि जनाब मैं अब क्या बन गया हूं, मैं ओनर बन गया हूं। तो अब यहां पे ओनर बनने के बाद एज पर लॉ वो नोटिस तो नहीं करवाएगा टेनेंट को, वो तो टेनेंट वो कहेगा जी मेरी टेनेंसी को क्या कर दें, आप ख़त्म कर दें। अगर वो ओनर बनने के बाद अपनी टेनेंसी को रिवोक नहीं करवाता तो इस सूरत में
जो प्रीवियस ओनर है उसकी एविक्शन की एप्लीकेशन मेंटेनेबल है, क्योंकि फर्दर एग्रीमेंट का टेनेंसी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। केस लॉ भी आपको बताया था, तमाम चीज़ें आपको बताई थी, और लॉ में भी ये चीज़ क्लियर कट। सेक्शन 10 खोल लें जनाब, एक बार देख लें ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। आपने इसमें सेक्शन 10 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 10 कहता है अफेक्ट ऑफ अदर एग्रीमेंट जी, एन एग्रीमेंट टू सेल और एनी अदर एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। ये कौन सा एग्रीमेंट है? लैंडलॉर्ड और टेनेंट का। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ टेनेंसी एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेमिसेस एंड फॉर अ मैटर अदर देन अ मैटर प्रोवाइडेड अंडर द टेनेंसी एग्रीमेंट shall not affect the relationship of landlord and tenant unless the tenancy is revoked through a written agreement entered before the rent registrar in accordance with the provision of section 5। ये सेक्शन 10 को आपने इलेबोरेट करना था केस लॉ के हवाले से। मैक्सिमम लोग एविक्शन ऑफ टेनेंट पे चले गए, टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी पे चले गए, असल पॉइंट ना किसी ने समझा ना उसको। तो अब अभी तक जो नंबर लगे थे, कितना लगे थे? 18, 20, 22। उसका रीज़न यही हाल आप लोगों का किधर होता है? वहाँ पे होता है। उनका अक्सर लोग कहते हैं कि जी हर बार हवा आती है कि जिस बार 100 बंदा रखा जाएगा, और बंदे कितने रखे जाते हैं? 8। तो अगर 50 में से 2 पास होंगे तो लाजमी बात है फिर 1000 में से क्या होगा? हालात तो ऐसे होगा। ये तो नॉन पेपर है कि जिसमें सवाल आपको मैंने कल 15 से 20 दे दिए थे कि मैंने इसमें से पेपर लेना है, और जहाँ पे अनसीन पेपर होगा वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे भी हालात ऐसे होंगे। तो जब तक क्वेश्चन को इस तरह पॉइंट टू पॉइंट रेलेवेंट प्रोविजन के साथ आप डिस्कस नहीं करेंगे, आप कभी भी उम्मीद इस चीज़ की ना रखें। अगले पार्ट पे हैं जनाब, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम शॉर्ट है, क्योंकि पार्ट 3 है। ये तो सिंपल मैंने दिया था। एक आपको सेक्शन 10 की एप्लीकेशन दी थी, और एक मैंने आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि इस किस्म के जब ड्राफ्ट्स आएँ या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल का आए, तो आपने उसको थोड़ा सा पहले इंट्रोड्यूस करवा देना है कि जो सेक्शन 10 है आपका गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट का, वो हमें डिटेल्स बताता है कि कोई भी बंदा जो एप्लीकेशन फाइल करेगा कि जिसके तहत कोर्ट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 7 है। तो अब क्योंकि मैंने भी एक शायद नोट्स में गलती की थी कि मैंने एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 10 लिखा था। सेक्शन 10 की एप्लीकेशन नहीं है, सेक्शन 7 की है। 10 तो सिर्फ उसका तरीकाकार बताता है, ठीक, वो तो फॉर्म बता रहा है। तो जो एप्लीकेशन ड्राफ्ट होगी वो 7 में होगी, और 10 उसका क्या है, आपने ऊपर हवाला देते, रेलेवेंट प्रोविजन का हवाला देते कि सेक्शन 10 क्या करता है। सेक्शन 10 इसको एक्सप्लेन करता है, और जो एप्लीकेशन फाइल की जाएगी सेक्शन 7 के तहत, क्योंकि कोर्ट को सेक्शन 7 एम्पावर करता है, तो ये ड्राफ्ट कुछ इस किस्म का होगा। नीचे आप उसका क्या बना दें? ड्राफ्ट बना दें। इसी तरह जो एक था कि ड्राफ्ट एंड एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये जो लास्ट में मैंने आपको नोट्स में कल आखिर पे दिया था, ये एज इट इज़। इसमें आपने, इसमें जो है ना मेन चीज़, आपने ग्राउंड देना है कि आप अगर उस ज़मीन को बेचना चाह रहे हैं तो ज़रूरत क्यों पेश आई है। उसमें कोई बच्चे की नीड डालें कि कोई जनाब इसके लिए फ़लाँ प्रॉपर्टी हम परचेज़ कर रहे हैं जो इसकी प्रॉपर्टी के साथ एडजेसेंट है, इसको ज़्यादा फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है, और उस प्रॉपर्टी का अच्छा रेट मिल रहा है, लिहाजा उसको बेचकर हम इसको क्या करना। जब तक फर्दर उसकी यूटिलाइजेशन नहीं बताएंगे, कोर्ट आपको परमिट नहीं करेगा। तो जब तक ये ग्राउंड्स मेंशन नहीं होंगे, आपको परमिशन ग्रांट नहीं होगी। आगे आ जाए जनाब। अगला पोर्शन था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट में तो मैंने सिंपल किया था। कॉन्ट्रैक्ट में तो जो क्वेश्चन प्रपोजल एंड नोट्स में मैंने आपको कल दिया था ना, ऑफर वाला और उसका एक्सेप्टेंस वाला, सेकंड क्वेश्चन था, कौन सा था? सेकंड क्वेश्चन एज इट इज़ आपने लिखना था। अब पूछा क्या गया है कि ऑफर, व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड और डज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। पहले बताते ऑफर है क्या, ऑफर के एसेंशियल्स क्या हैं, ऑफर की काइंड्स कितनी हैं, और फिर ऑफर एक्सेप्ट कब होती है और ऑफर रिवोक कब होती है। इसके बाद आ जाते कि कंडीशनल ऑफर क्या है, उसका केस लॉ लिख देते कि कंडीशनल ऑफर जो है वो एक्सेप्टेंस जो है वो कभी भी आप उसको एक्सेप्टेंस नहीं कहेंगे, वो तो काउंटर क्या बन जाएगी, ऑफर बन जाएगी, और उससे कॉन्ट्रैक्ट मेड अप नहीं होता। विद केस लॉ आप इसका हवाला देते तो ये क्वेश्चन, ये एज इट इज़ जो हमने लिखा हुआ है ना नोट्स में, ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आपको मैंने दिया था। ऑफर वो उसी की शॉर्ट, ऑफर की डेफिनेशन भी हर बंदे ने गलत लिखी है। ऑफर की डेफिनेशन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है वो अब्सटेन वाली जो बता रहा है कि अगर सेम वही डेफिनेशन आपने लिखनी थी कि जो वहां पर है कि अगर कोई बंदा किसी के कहने पर किसी काम से रुक जाए, ये जनरल ऑफर वाली अपनी तरफ से नहीं है कि जनाब किसी ने उसमें इलस्ट्रेशन लिखी हुई है, तो वो नहीं लिखना था। अफेक्ट ऑफ मिस्टेक शॉर्ट आपने लिखना था 4 मिस्टेक के बारे में कि मिस्टेक कैन बी क्लासिफाइड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑफ वन पार्टी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑफ बोथ पार्टीज, मिस्टेक ऑफ लॉ इन्फोर्स्ड इन पाकिस्तान एंड मिस्टेक ऑफ लॉ इन नॉट इन्फोर्स्ड इन
पाकिस्तान। मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑफ बोथ पार्टीज क्या करता है, उसको वाइड करता है। वन पार्टी का कोई इफेक्ट नहीं है, पाकिस्तान में अगर वो है तो उसका इफेक्ट नहीं है, और फॉरेन वाला क्या करता है, उसको वाइड कर देता है। ये 4 पॉइंट आपने जिसने लिखे उसको नंबर इसके मिले, बाकी 19-20 उसके हवाले से लिखना था। कैपेसिटी ऑफ माइनर हर बंदा अपनी तरफ से लिख रहा है। और भाई कैपेसिटी के लिए आप चले जाए सेक्शन 11 क्या कहता है कि उसको साउंड माइंड होना चाहिए, और साउंड माइंड के साथ क्या कहता है, मेजर के लिए आप मेजॉरिटी एक्ट का 18 साल लगाते हैं, और साउंड माइंड के लिए आप फिर बताते हैं कि जो रेशनली सवाल को समझ सके, तो वो आपका क्या, तो ये इसका जवाब था जो लिखा गलत। फ्री कंसेंट, इसमें सेक्शन 14 5 एलिमेंट्स का जिक्र करेंगे कि ये एलिमेंट्स अगर कंसेंट में ना हो तो कंसेंट क्या होगी, फ्री। और इसको और बेहतर बनाते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 313 कंसेंट इज द मीटिंग ऑफ माइंड ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, एंड सेक्शन 14 डिफाइंस द फ्री कंसेंट एंड मेंशंस 5 फैक्टर्स, कि अगर ये 5 फैक्टर से कंसेंट हासिल की जाएगी तो कंसेंट आपकी फ्री नहीं होगी। और वाइड एग्रीमेंट 24 से 30 तक जितने हैं सबका आपने हवाला करना था, कि जहाँ पर आपकी कंसिडरेशन अनलॉफुल है, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, एग्रीमेंट इन द रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ट्रेड, उसके बाद लीगल प्रोसीडिंग, उसके बाद वेजरिंग। तो शुरू कहाँ से करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन इट्स सेक्शन 24 to 30 declares certain agreements as void, and void agreements has no importance in the eye of law। तो उसके बाद अब थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करते, ये इसका जवाब था। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने इस तरह करके इसका जवाब अगर लिखोगे तो अभी चेक हो जाएगा, वो देख लेते हैं। अच्छा जी, फैमिली कोर्ट एक्ट वाला सिंपल सवाल है जी। इंटरम ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, उसके लिए सेक्शन 17A आ जाता, और 17A में ये कि पंजाब के अंदर अमेंडमेंट है कि ऑन द वेरी फर्स्ट डे जो है कोर्ट इंटरम मेंटेनेंस लगाएगा, और इंटरम मेंटेनेंस का ऑर्डर अपीलेबल नहीं। इतना सा जवाब। उसके बाद क्या था, उसके बाद था जनाब के पर्दा नशीन लेडी, सेक्शन 18 का हवाला देते कि सेक्शन 18 क्या था कि पर्दा नशीन लेडी थ्रू एजेंट पेश हो सकती है, एंड सुप्रीम कोर्ट या एंड सुपीरियर कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान हेल्ड दैट एवरी लेडी इज अ पर्दा नशीन लेडी, अगर केस आपको याद नहीं है। कैपेसिटी, उसके बाद क्या चीज़ आगे जनाब, ऑर्डर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, तो ये भी उसी में है, फ्यू डेज वाली जजमेंट वो आप कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन ऑफ फैमिली जज, इसमें सेशन जज का लफ्ज़ लिखा हुआ था, वो इसमें डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज आल दो होता वही है, बट सिविल मामलात में इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट, सिविल जज और काजी। उसके बाद कोर्ट फी इन फैमिली मैटर्स, किसी ने 15 पैसे लिखी हुई है, 15 रुपए के सेक्शन में है जनाब, 19 में है कि इसमें आप थोड़ा सा और इलेबोरेट करते कि चाहे फैमिली सूट में आपका रिलीफ क्लेम थाउजेंड्स में है, मिलियंस में है, लेकिन जो भी होगा उसके ऊपर कोर्ट फी कितनी होगी, 15 रुपीज़ होगी। अब आ जाए जनाब इसका इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ अपील इन फैमिली केसेस एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस देयर इज नो ऑप्शन ऑफ अपील अवेलेबल इन द फैमिली केसेस, इज देयर एनी रेमेडी अगेंस्ट द इंटरम ऑर्डर्स पास्ड बाय द फैमिली कोर्ट। अपील का सेक्शन 14। उसके बाद अपील का फॉरम लिखते हैं कि अगर फैमिली कोर्ट का फ्राइज सिविल कोर्ट करता है तो अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी, अगर फैमिली कोर्ट का फ्राइज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करता है तो अपील कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट में। अच्छा, अपील के बाद फिर फर्दर अपील के जनरल भी लिखते हैं कि अपील है कि रिमूवल ऑफ काज फ्राम द लोअर कोर्ट्स टू द सुपीरियर कोर्ट्स, उसका आप उसको जनरली डिफाइन कर देते, सेक्शन 14 की बात बता देते, पीरियड लिखा हुआ है इसमें 30 दिन का पीरियड, लिमिटेशन पीरियड आप डिफाइन कर देते, और अपील को डिसाइड करने का पीरियड भी है, अपीलेट कोर्ट कितने अरसे में करेगा, 2 मंथ्स में करेगा। वो पीरियड जो फिगर्स होते हैं वो शुरू में ही देता है कि उसको पता चले कि इस बंदे को जो डाटा है, डिटेल्स है, वो सारी की सारी पता है। अब अपील कहाँ लाए नहीं करती, कि हमने कहा कि रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज की सूरत में अपील लाए नहीं करती, बट एक ग्राउंड प्रॉपर्टी वाला जो हमने मेंशन किया वो, और उसके ऊपर की जनाब अपील हो सकती है, उसका ग्राउंड और विद उसकी एक्सेप्शन। इंटरनल ऑर्डर्स के खिलाफ अपील होती है, नहीं होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अगर भूल जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दे दें कि अगर किसी फीमेल को इंटरम मेंटेनेंस के अमाउंट पर एतराज़ हो तो वो अपील कर सकती है, मेल डिफेंडेड हस्बैंड अपील। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑल दो देयर इज नो ऑप्शन ऑफ अपील, लेकिन जो फीमेल है वो अपील कर सकती है। अच्छा जी, अपील भी हो गई। फिर उसके बाद क्या हो गया, इंटरम ऑर्डर्स जनरली अपीलेबल नहीं होते, बट फीमेल के लिए होते हैं। अब आए जी मुस्लिम फैमिली लॉ के जो लास्ट क्वेश्चन, फिर इसको थोड़ा सा अभी इसके लिए आप किताब खोल लें ताकि मैं आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये क्या है। ये जो हमने पढ़ा सिर्फ मैंने उसमें से बनाई थी एक प्रोपोजिशन कि ताकि आपको अंदाज़ा हो कि है क्या और क्या नहीं है। सबसे पहले जनाब इसमें देखें,
मैरिज हुई है 1/1/12 को, किसकी हुई है? नवीद और महवेश की। मैरिज कब हुई? अब इसमें फिर वही सेम आ गया, प्रपोजिशन आ गई ना, तो क्या आ गया आपके पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन आ गए जनाब। पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन आप बनाएं, किसका हुआ? मैरिज हुआ, किसका हुआ? नवीद एंड, मैरिज ऑफ नवीद एंड महवेश कब हेल्ड हुई जनाब? 1/1/2012। महवेश वास कब घर से निकाली गई? दिसंबर 2014। दिसंबर 2014 को उसको क्या किया गया? महवेश वाज। फिर क्या हुआ जनाब? फिर ये हुआ कि पहला नोटिस उसको चला गया 1 जनवरी 2015। 1/1/2015 फर्स्ट नोटिस किसका आया जी? फर्स्ट नोटिस ऑफ तलाक या डिवोर्स आ गया। फरवरी 2015 में क्या होता है? फेब 2015 में पता चलता है कि शी इज प्रेग्नेंट। कौन प्रेग्नेंट हो गई? अब फर्दर क्या हुआ कि जो साथ ही वो क्या करता है, पता चलने के बावजूद उसका जो हस्बैंड है नवीद, वो क्या करता है? सबसीक्वेंट नोटिस भेज देता है। एक भेज देता है फरवरी के बाद, जनवरी के बाद फरवरी में, और एक कहाँ पे भेज देता है? मार्च में। वो नोटिस अपने भेज देता है अपनी तरफ से। वो क्या करता है? 3 नोटिस पूरे कर देता है। यहाँ पर जो बच्चा पैदा होता है वो कब पैदा होता है जनाब? वो पैदा होता है अगस्त 2015 को। और सूट कब फाइल किया जाता है? सूट फाइल किया जाता है जी 3 दिसंबर 2015। और 2 चीज़ें क्लेम की जाती हैं। एक तो क्लेम की जाते हैं जनाब मेंटेनेंस अलाउंस, किसका? महवेश का। और एक क्लेम किया जाता है किसका? बच्चे वाला तो डिस्प्यूटेड है ही नहीं। उसने कहा कि सिर्फ महवेश की हद तक आप बताएं कि ये है या नहीं है। अब आपने इसको यहाँ पर क्या बताना था? सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करते कि जी नोटिस ऑफ तलाक किस में जिक्र है? सेक्शन कौन सा है? 7। आप लिखें जी फैमिली कोर्ट ऑर्डिनेंस की तरफ चले जाएं। फैमिली कोर्ट ऑर्डिनेंस, उसका सेक्शन 7 क्या कहता है? प्रोसीजर ऑफ तलाक डिफाइन करता है। और प्रोसीजर ऑफ तलाक डिफाइन करते हुए ये कहता है कि फर्स्ट नोटिस भेजा जाएगा, और फर्स्ट नोटिस के बाद इसका वैलिडिटी का टाइम कितना है? 90 डेज। और 90 डेज में अगर ये पता चलता है कि फीमेल इज़ प्रेग्नेंट, तो ये नोटिस, इसकी जो वैलिडिटी है वो कहाँ हो जाएगी? वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो जब फरवरी में ये पता चल गया कि शी इज़ प्रेग्नेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये नोटिस था, ये इसका ऑपरेशन फरवरी में क्या हो गया? सस्पेंड हो गया। जब ये नोटिस सस्पेंड हुआ तो तलाक वैलिड नहीं हुई। अगर तलाक वैलिड नहीं हुई तो इसका मतलब उसका राइट ऑफ मेंटेनेंस स्टिल रहेगा। और तलाक की इनवैलिड होने या सस्पेंड होने की रीज़न क्या है? उसकी प्रेगनेंसी। और इद्दत का प्रिंसिपल क्या कहता है कि इद्दत जो है, और क्योंकि हमें पता है कि जो मेंटेनेंस है किसी भी फीमेल की, डाइवोर्स्ड वुमेन की मेंटेनेंस टिल द पीरियड ऑफ इद्दत उसकी होती है। और क्योंकि यहाँ पर सारा प्रोसेस स्टॉप हो गया, लिहाजा भी उसकी इद्दत कंप्लीट नहीं हुई। उसकी इद्दत जाकर या तलाक का जो इफेक्टिव होने का प्रोसेस है वो कब होगा? बच्चे की पैदाइश के बाद। बच्चे की पैदाइश कब हो रही है? अगस्त 2000। तो क्योंकि अगस्त 2015 तक तलाक उसकी वैलिड नहीं है, नोटिस सस्पेंड हो गया था, तो लिहाजा वो मेंटेनेंस की हकदार है। पहले आप उसको बताएं, सेक्शन जो आपका मेंटेनेंस का सेक्शन है वो बताएं कि इसका वेस्टेड राइट है, औरत को हर हाल में मेंटेनेंस जो है वो मिलेगी। कितनी मिलेगी, क्या मिलेगा? पहले मेंटेनेंस को एक्सप्लेन करें, फिर उसके बाद प्रेजेंट सिनेरियो में आ जाए। यहाँ पे बेसिकली सारा जो प्रोसेस था वो एक पॉइंट पर अड़ा हुआ था, और वो ये था कि जब फर्स्ट नोटिस के अंदर प्रोविज़न लिखी हुई है कि अगर औरत प्रेग्नेंट है तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में आपका नोटिस सस्पेंड हो जाएगा, तलाक इफेक्टिव नहीं होगी। अगर तलाक इफेक्टिव नहीं है तो उसकी वाइफ है, वो उसका क्या कर सकता है? मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। तो आखिर पे जाकर आपने बताना है, सारा कुछ डिस्कस करने के बाद, जी बिल्कुल वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, और जो काशिफ का लगाया गया एतराज़ वो क्या है? गलत है। लिहाजा उसकी जो एप्लीकेशन है उसको क्या किया जाएगा? इस ग्राउंड पर आप थोड़ा सा जुडिशल वर्डिंग कि इज़ लायबल टू बी सेट असाइड ऑन द सोल ग्राउंड ऑफ फला, तो वो बेसिकली जब तक अपने अल्फाज से निकल कर आप, और जुडिशल वर्ड्स कैसे आएंगे? जब आपकी प्रैक्टिस होगी जजमेंट्स को पढ़ने की। जजमेंट्स को पढ़ें, थोड़ा सा वहाँ से उसको गो थ्रू करें। तो कल के लिए आप लोगों ने क्या करना है?
कल शॉर्ट टेस्ट होगा, ज़्यादा लेंथी नहीं, सिर्फ ये 6 सवाल, इनमें से मैं एक सवाल लिखवाऊंगा, कोई सा भी एक, लेकिन वो एक अप टू द मार्क होना चाहिए। कल ये 6 सवाल है, सारी किताबें नहीं, सिर्फ यही जो आज का टेस्ट था, इसके 6 सवालों में से किसी एक सवाल का क्या होगा, कल पेपर होगा। आपने इसे एक सवाल को तैयार करके ना 30 मिनट्स टाइम होगा, और एक क्वेश्चन कल आपने क्या करना होगा, अटैम्प्ट करना होगा। 6 सवाल आज जाके अच्छे तरीके से आप कर लें। जो बाकी जिनके पेपर रहते हैं मैं चेक करके सुबह दे दूँगा इंशाल्लाह।